प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। 1889 ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा शहर ब्राउननाउ एमिन, यहीं जन्मा वो बच्चा जिसकी सोच और महत्वाकांक्षा ने पूरी दुनिया को हिला दिया। छोटे सपनों वाला लड़का जिसने जीवन की कठिनाइयों और अस्वीकृति से न केवल खुद को आकार दिया बल्कि इतिहास को भी बदल दिया। एक कलाकार बनने का सपना और फिर राष्ट्रवाद, तानाशाही और घृणा की राह पर एक ऐसे नेता का उदय जिसने लोकतंत्र को कुचल दिया और मानवता को अनगिनत त्रासदियों में धकेल दिया। ये कहानी केवल युद्ध और शक्ति की नहीं है, ये चेतावनी है कि अंधविश्वास, नफरत और तानाशाही का मार्ग कितना विनाशकारी हो सकता है। तैयार हो जाइए सुनने के लिए हिटलर की तानाशाही, रेडियो पाठशाला के साथ। 1889 की एक ठंडी सुबह ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा पर बसे छोटे से शहर ब्राउननाउ एमिन में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये एक साधारण परिवार था, न कोई राजसी वंश, न कोई विशेष पहचान। पिता एलोइस हिटलर ऑस्ट्रियाई सरकार में सीमा शुल्क अधिकारी थे। उनका स्वभाव अनुशासन प्रिय, कठोर और अधिकारवादी था। घर में नियम ही कानून था। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी नौकरी करे, स्थिर जीवन जिए और परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखे। लेकिन घर का दूसरा चेहरा बिल्कुल अलग था। माँ क्लारा हिटलर शांत, स्नेहमयी और अत्यंत दयालु थी। वे अपने बेटे एडोल्फ से गहरा प्रेम करती थीं। पिता के कठोर व्यवहार और माँ के स्नेह के बीच पलता ये बच्चा धीरे धीरे एक जटिल व्यक्तित्व विकसित कर रहा था। स्कूल के शुरुआती वर्षों में एडोल्फ साधारण छात्र था। उसे पढ़ाई से ज्यादा चित्र बनाना, इमारतों की आकृतियां बनाना और इतिहास की कहानियां सुनना पसंद था। वो अक्सर अपने कॉपी के किनारों पर चित्र बनाता रहता। शिक्षकों ने कई बार ध्यान दिया कि लड़का कल्पनाशील तो है पर अनुशासन में कमजोर। पिता चाहते थे कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने, लेकिन एडोल्फ के मन में कलाकार बनने का सपना था। ये मतभेद घर के भीतर तनाव पैदा करता रहा। पिता की डांट और दबाव ने उसके अंदर विद्रोही स्वभाव को जन्म देना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अपने ही संसार में रहने लगा, कल्पनाओं, महान इतिहास और भविष्य के सपनों की दुनिया में। बचपन में उसे जर्मन इतिहास और वीरता की कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। वो जर्मन राष्ट्र की महानता के किस्से पढ़ता और स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मा हुआ महसूस करने लगा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये साधारण दिखने वाला बालक आगे चलकर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। माँ से उसका गहरा भावनात्मक लगाव था। उनकी बीमारी और फिर मृत्यु ने किशोर एडोल्फ को भीतर से तोड़ दिया। वो अकेलापन, असुरक्षा और जीवन के प्रति कठोर दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ा। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक साधारण लड़का था, सीमावर्ती शहर का एक सामान्य बच्चा। लेकिन इतिहास अक्सर शांत शुरुआतों से ही जन्म लेता है। कोई नहीं जानता था कि आने वाले वर्षों में यही बालक सत्ता, विचारधारा और युद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया को एक भयानक मोड़ पर ले जाएगा। किशोरावस्था से ही एडोल्फ हिटलर अपने भीतर एक अलग दुनिया लेकर चलता था। उसे राजनीति, युद्ध या सत्ता में कोई रुचि नहीं थी। उसका सपना बहुत साधारण लेकिन गहरा था। वो कलाकार बनना चाहता था। उसे चित्र बनाना पसंद था, खासकर इमारतों, चर्चों और ऐतिहासिक संरचनाओं के चित्र। वो मानता था कि उसका भविष्य रंगों और कैनवस में छिपा है। स्कूल छोड़ने के बाद उसने तय किया कि वो वियना जाएगा, जो उस समय यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती थी। वियना कला, संगीत और वास्तुकला का शहर था। उसे विश्वास था कि वहां उसकी प्रतिभा पहचानी जाएगी और उसका जीवन बदल जाएगा। 1907 में वो पूरे उत्साह के साथ वियना की प्रसिद्ध कला अकादमी में प्रवेश परीक्षा देने पहुंचा। उसने अपने चित्र जमा किए और परिणाम का इंतजार किया, लेकिन जब सूची आई, उसका नाम उसमें नहीं था। परीक्षकों ने कहा कि उसकी ड्राइंग में कल्पना तो है, पर मानव आकृतियों की समझ कमजोर है। ये अस्वीकृति उसके लिए पहला बड़ा झटका थी। उसने हार नहीं मानी। अगले वर्ष फिर प्रयास किया। इस बार उम्मीद और भी ज्यादा थी, लेकिन दूसरी बार भी वही परिणाम मिला, असफलता। अकादमी ने साफ कह दिया कि वो चित्रकार बनने के योग्य नहीं है। इसी दौरान उसकी माँ का निधन हो चुका था। भावनात्मक सहारा खत्म हो गया। वो अकेला पड़ गया। पैसे खत्म होने लगे। रहने के लिए स्थायी जगह नहीं रही। कभी सस्ते लॉज में, कभी बेघर आश्रयों में रात बितानी पड़ती।
वो छोटे मोटे पोस्ट कार्ड और इमारतों के चित्र बनाकर बेचता ताकि खाना खरीद सके। वियना की चमकदार सड़कों के पीछे छिपी गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक संघर्ष उसने बहुत करीब से देखे। बार बार की असफलता, आर्थिक तंगी और सामाजिक उपेक्षा ने उसके भीतर गहरी निराशा और क्रोध पैदा करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि समाज प्रतिभाशाली लोगों को पहचानता नहीं, बल्कि उन्हें दबा देता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले जो युवक कला और सौंदर्य की दुनिया में खोया रहता था, अब वो समाज की समस्याओं के कारण खोजने लगा। वो अखबार पढ़ता, राजनीतिक भाषण सुनता और अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता। लेकिन समझ के साथ साथ उसके भीतर कटुता भी बढ़ रही थी। वियना के वर्षों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। कलाकार बनने का सपना टूट चुका था। असफलता ने उसके भीतर एक खालीपन छोड़ दिया था, और यही खालीपन आगे चलकर महत्वाकांक्षा, आक्रोश और कठोर विचारों से भरने लगा। इतिहास के सबसे खतरनाक अध्यायों की शुरुआत यहीं, एक असफल कलाकार के टूटे हुए सपनों से हुई। वियना उस समय केवल कला और संस्कृति का शहर नहीं था, बल्कि विचारों का संघर्ष स्थल भी था। यूरोप बदल रहा था। औद्योगिकरण, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता ने समाज को बेचैन कर दिया था। अलग अलग राष्ट्रवादी समूह, कट्टर राजनीतिक संगठन और उग्र विचारधाराएं सड़कों, कैफे और सभाओं में खुलकर चर्चा का विषय बन चुकी थीं। यही वो वातावरण था जिसमें युवा एडोल्फ हिटलर जी रहा था। वो अक्सर सस्ते कैफे में बैठकर अखबार पढ़ता, राजनीतिक बहसें सुनता और वक्ताओं के भाषणों से प्रभावित होता। कई नेता जर्मन राष्ट्र की श्रेष्ठता, शुद्ध नस्ल और मजबूत नेतृत्व की बात करते थे। इन विचारों ने धीरे धीरे उसके मन पर असर डालना शुरू किया। गरीबी और असफलता से जूझते हुए वो अपने जीवन की समस्याओं का कारण खोज रहा था। व्यक्तिगत असफलताओं को स्वीकार करने के बजाय उसने समाज के कुछ समूहों को दोष देना शुरू किया। उस समय यूरोप में पहले से मौजूद यहूदी विरोधी और नस्लवादी प्रचार उसके भीतर जगह बनाने लगा। जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के सरल लेकिन खतरनाक उत्तर उसे आकर्षित करने लगे। वियना की बहुसांस्कृतिक आबादी, अलग भाषाएं, धर्म और समुदाय उसे एकता के बजाय अव्यवस्था जैसी लगने लगी। उसके मन में ये धारणा बनने लगी कि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब वो एक पहचान, एक संस्कृति और एक नेतृत्व के अधीन हो। विविधता उसे कमजोरी लगने लगी और कठोर एकरूपता शक्ति। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती गई। वो केवल असफल कलाकार नहीं रहा, अब वो खुद को समाज का निरीक्षक समझने लगा था। वो मानने लगा कि लोकतंत्र कमजोर है, बहस समय की बर्बादी है और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली नेता जरूरी है। इन्हीं वर्षों में उसके भीतर एक विचार आकार लेने लगा। एक ऐसा राष्ट्र जहां विरोध ना हो, विविधता ना हो, केवल एक पहचान हो, एक राष्ट्र, एक जाति, एक नेता। ये विचार अभी शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं हुआ था, लेकिन बीज बोया जा चुका था। वियना की गलियों में जन्मी ये सोच आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी सिद्ध होने वाली थी। 1914 में यूरोप अचानक युद्ध की आग में जल उठा। ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक की हत्या के बाद शुरू हुआ संघर्ष कुछ ही दिनों में विश्व युद्ध बन गया। राष्ट्रवाद और सैन्य गर्व के माहौल में लाखों युवाओं की तरह एडोल्फ हिटलर भी युद्ध को एक अवसर के रूप में देखने लगा। उसे लगा कि आखिरकार जीवन ने उसे वो उद्देश्य दे दिया है जिसकी वो तलाश कर रहा था। हालांकि वो जन्म से ऑस्ट्रियाई था, फिर भी उसने जर्मन सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। जर्मन राष्ट्र के प्रति उसका आकर्षण पहले ही गहरा हो चुका था। सेना में भर्ती होना उसके लिए केवल नौकरी नहीं था, ये पहचान, सम्मान और बिलोंगिंग की भावना थी। उसे पश्चिमी मोर्चे पर भेजा गया जहां युद्ध बेहद क्रूर था। वो अग्रिम पंक्ति में संदेशवाहक सैनिक बना। उसका काम था गोलियों और बमों की बारिश के बीच एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक आदेश पहुंचाना। ये काम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि हर दौड़ मौत के साथ दौड़ जैसी होती थी। खाइयों में बिताए गए दिन और रातें उसके व्यक्तित्व को बदलने लगी। चारों ओर बारूद की गंध, घायल सैनिकों की चीखें और लगातार मौत का सामना, ये सब उसके लिए सामान्य जीवन बन गया। युद्ध ने उसे अनुशासन, सामूहिक पहचान और सैन्य जीवन का कठोर अर्थ सिखाया। पहली बार उसे लगा कि वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। उसने बहादुरी के लिए पदक भी प्राप्त किए। सेना में उसे एक समर्पित और अनुशासित सैनिक माना जाता था। युद्ध उसके लिए परिवार जैसा बन गया था, वो जगह जहां उसे स्वीकृति मिली, सम्मान मिला।
लेकिन 1918 में सब बदल गया। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोर्चे पर लड़ रहे कई सैनिकों की तरह हिटलर भी स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी कुर्बानियों के बाद देश हार सकता है। अस्पताल में घायल अवस्था में उसे हार की खबर मिली और ये उसके जीवन का निर्णायक क्षण बन गया। उसने इस हार को केवल सैन्य पराजय नहीं माना, बल्कि राष्ट्रीय अपमान समझा। उसके भीतर ये भावना पैदा हुई कि जर्मनी को युद्धभूमि पर नहीं, बल्कि भीतर से कमजोर किया गया है। यही विचार आगे चलकर उसके राजनीतिक भाषणों और सोच का आधार बना। युद्ध ने उसे दिशा दी थी, लेकिन हार ने उसके भीतर गहरा क्रोध और बदले की भावना जगा दी। एक सैनिक जिसने ट्रेंचेस में उद्देश्य पाया था, अब शांति के समय में एक नए संघर्ष की तलाश करने लगा, और यही तलाश उसे राजनीति की ओर ले जाने वाली थी। 1918 का वर्ष जर्मनी के इतिहास में गहरे घाव की तरह दर्ज हुआ। 4 वर्षों तक चले विनाशकारी युद्ध के बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोर्चे से लौटे सैनिकों के लिए ये केवल हार नहीं थी, बल्कि सम्मान का टूट जाना था। जिन लोगों ने युद्ध में अपने साथी खोए थे, जिनके मन में जीत की उम्मीद अब भी बची थी, उनके लिए ये समाचार असहनीय था। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन शांति नहीं आई। जर्मनी आर्थिक संकट में डूब गया, कारखाने बंद होने लगे, लाखों सैनिक बेरोजगार होकर घर लौटे, मुद्रा की कीमत गिरती चली गई। बाजारों में महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम नागरिक रोटी खरीदने के लिए भी संघर्ष करने लगे। सड़कों पर भूख, निराशा और गुस्सा साफ दिखाई देता था। इसी समय विजयी देशों ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी। युद्ध की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई। भारी आर्थिक क्षतिपूर्ति का बोझ दिया गया और सेना को सीमित कर दिया गया। जर्मन जनता के लिए ये राष्ट्रीय अपमान जैसा था। लोगों को लगने लगा कि उनका देश घुटनों पर ला दिया गया है। एडोल्फ हिटलर भी उन्हीं सैनिकों में था जो युद्ध से लौटकर एक टूटे हुए राष्ट्र को देख रहे थे। उसके लिए ये हार समझ से परे थी। वो मानने को तैयार नहीं था कि जर्मन सेना युद्ध भूमि पर हार सकती है। धीरे धीरे उसने ये विश्वास बना लिया कि देश को भीतर से धोखा दिया गया है। राजनेताओं, बुद्धिजीवियों और लोकतांत्रिक नेताओं ने राष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपा है। ये विचार उस समय समाज के कई हिस्सों में फैल रहा था और हिटलर ने इसे पूरी तरह अपना लिया। उसकी निराशा अब व्यक्तिगत नहीं रही, वो राष्ट्रीय क्रोध में बदल चुकी थी। वो राजनीतिक बैठकों में जाने लगा, चर्चाएं सुनने लगा और अपने विचार व्यक्त करने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि शब्द भी हथियार बन सकते हैं। सेना ने उसे राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने का काम दिया। इसी दौरान वो एक छोटे से राजनीतिक संगठन की बैठक में पहुंचा। वहां उसने भाषण दिया और लोगों ने ध्यान से सुना। उसकी आवाज में गुस्सा था, भावनाएं थीं और एक घायल राष्ट्र की पीड़ा का प्रतिबिंब था। यहीं से उसका जीवन नया मोड़ लेने लगा। एक असफल कलाकार और साधारण सैनिक अब खुद को राष्ट्र की आवाज समझने लगा था। जर्मनी की हार ने उसके भीतर जो अपमान और क्रोध पैदा किया था, वही आगे चलकर उसके राजनीतिक सफर की शुरुआत बना। इतिहास के मंच पर उसका प्रवेश हो चुका था। युद्ध के बाद का जर्मनी राजनीतिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। जगह जगह छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बन रहे थे। लोग नए नेताओं, नए विचारों और नए समाधान की तलाश में थे। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर को सेना की ओर से एक जिम्मेदारी मिली, उभरते राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखना। 1919 की एक शाम वो म्यूनिख में आयोजित एक छोटी बैठक में पहुंचा। ये एक बेहद छोटा संगठन था, जर्मन वर्कर्स पार्टी। वहां कुछ ही लोग मौजूद थे, लेकिन चर्चा तीखी थी। जब एक वक्ता ने जर्मन राष्ट्र के भविष्य पर बात की, हिटलर अचानक खड़ा हो गया और उसने अपनी राय रखी। उसका भाषण भावनाओं, गुस्से और राष्ट्रवादी जोश से भरा हुआ था। कमरे में बैठे लोग चुप होकर सुनते रहे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज लोगों को प्रभावित कर सकती है। पार्टी के नेताओं ने तुरंत उसकी क्षमता पहचान ली और उसे संगठन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कुछ ही समय बाद वो सदस्य बन गया। यहीं से उसका असली परिवर्तन शुरू हुआ। वो बैठकों में नियमित रूप से बोलने लगा। उसकी शैली अलग थी। वो केवल तर्क नहीं देता था, बल्कि भीड़ की भावनाओं को छूता था। वो अपमानित राष्ट्र, बेरोजगार जनता और टूटे आत्मसम्मान की बात करता। धीरे धीरे लोग उसे सुनने आने लगे। छोटी बैठकों की जगह बड़े हॉल भरने लगे। हिटलर ने समझ लिया कि राजनीति केवल विचारों का खेल नहीं, बल्कि जन भावनाओं को दिशा देने की कला है। उसने पार्टी के संगठन, प्रचार और प्रतीकों पर ध्यान देना शुरू किया।
झंडा, चिन्ह, नारे, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया ताकि लोगों के मन पर गहरा असर पड़े। कुछ ही वर्षों में वो पार्टी का सबसे प्रभावशाली चेहरा बन गया। संगठन का विस्तार हुआ और उसकी पहचान बदल दी गई। जर्मन वर्कर्स पार्टी अब राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी कहलाने लगी, जिसे दुनिया आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जानने लगी। एक छोटे, लगभग अज्ञात राजनीतिक समूह से शुरू हुआ सफर अब तेजी से बढ़ रहा था। एक असंतुष्ट सैनिक धीरे धीरे जननेता में बदल रहा था और जर्मनी की राजनीति में एक नई आक्रामक शक्ति जन्म ले चुकी थी। राजनीति में सक्रिय होने के बाद एडोल्फ हिटलर ने केवल एक पार्टी नहीं बनाई, बल्कि एक पूरी विचारधारा गढ़ने की कोशिश की। ये विचारधारा जर्मनी की उस पीढ़ी को संबोधित करती थी जो युद्ध की हार, आर्थिक संकट और राष्ट्रीय अपमान से टूट चुकी थी। लोगों को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो उन्हें गर्व, सुरक्षा और भविष्य का विश्वास दे सके। नाजी आंदोलन का पहला आधार था चरम राष्ट्रवाद। हिटलर लगातार ये संदेश देता रहा कि जर्मनी एक महान राष्ट्र है जिसे बाहरी शक्तियों और गलत राजनीतिक निर्णयों ने कमजोर बना दिया है। वो लोगों को अतीत की महिमा याद दिलाता और भविष्य में एक शक्तिशाली जर्मनी का सपना दिखाता। उसके भाषणों में राष्ट्र केवल देश नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पहचान बन जाता था। दूसरा स्तंभ था तानाशाही नेतृत्व का विचार। हिटलर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर और विभाजित मानता था। उसके अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बहस या विरोध नहीं, बल्कि एक मजबूत नेता की आवश्यकता होती है। उसने खुद को उसी नेता के रूप में प्रस्तुत किया, ऐसा व्यक्ति जो निर्णय ले सकता है, व्यवस्था ला सकता है और राष्ट्र को एक दिशा दे सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक तत्व था नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत। नाजी विचारधारा में ये विश्वास फैलाया गया कि कुछ नस्लें स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ हैं और राष्ट्र की शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सरल दुश्मनों में बदल दिया गया, जिससे जनता के भीतर भय और घृणा दोनों पैदा हुए। ये सोच आगे चलकर मानव इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में बदलने वाली थी। हिटलर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भाषण कला थी। वो भीड़ की निराशा को आशा में, गुस्से को ऊर्जा में और भय को एकजुटता में बदल देता था। वो रोजगार, व्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव का वादा करता। हर भाषण के अंत में लोग ये महसूस करते कि उनका उद्धार उसी के नेतृत्व में संभव है। धीरे धीरे नाजी पार्टी केवल राजनीतिक संगठन नहीं रही, वो एक आंदोलन बन गई। लोगों ने उसमें समाधान देखा, पहचान देखी और भविष्य की उम्मीद देखी। हिटलर ने जनता को विश्वास दिलाया कि वो जर्मनी को फिर से महान बनाएगा और यही विश्वास उसे सत्ता की ओर तेजी से आगे ले जाने लगा। 1923 का जर्मनी गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों की पूरी जिंदगी की बचत कुछ ही दिनों में बेकार हो जाती थी। सड़कों पर गुस्सा था, सरकार कमजोर दिखाई दे रही थी और कई राजनीतिक समूह मानते थे कि अब सत्ता बलपूर्वक छीनी जा सकती है। एडोल्फ हिटलर को लगा कि यही सही समय है जब वो जर्मनी की सत्ता अपने हाथ में ले सकता है। म्यूनिख शहर में उसने अपने समर्थकों और अर्धसैनिक संगठन के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। उसकी प्रेरणा इटली के नेता मुसोलिनी के सफल मार्च से आई थी। हिटलर ने सोचा कि यदि वो बवेरिया की सरकार पर कब्जा कर ले तो पूरा जर्मनी उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। नवंबर 1923 की एक रात वो अपने समर्थकों के साथ एक बड़े बियर हॉल में पहुंचा, जहां राजनीतिक नेता सभा कर रहे थे। हथियारबंद समर्थकों के बीच उसने घोषणा की कि राष्ट्रीय क्रांति शुरू हो चुकी है और नई सरकार बनने वाली है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि स्थिति उसके नियंत्रण में आ सकती है, लेकिन अगले ही दिन हालात बदल गए। पुलिस और सेना ने विद्रोह को रोक दिया, सड़कों पर टकराव हुआ, गोलियां चली और कई लोग मारे गए। हिटलर भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उसका सत्ता हथियाने का पहला प्रयास पूरी तरह असफल रहा। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। अदालत में उसने खुद को अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्रभक्त के रूप में प्रस्तुत किया। मुकदमा उसके लिए सजा से ज्यादा प्रचार का मंच बन गया। अखबारों में उसका नाम छपने लगा और पूरे जर्मनी ने पहले बार उसे गंभीर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नोटिस किया। उसे जेल की सजा मिली, लेकिन ये हार उसके राजनीतिक जीवन का अंत नहीं बनी। जेल में उसे सोचने, लिखने और अपनी रणनीति बदलने का समय मिला। उसने समझ लिया कि सत्ता बंदूक से नहीं बल्कि जनता के समर्थन और राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हासिल करनी होगी। कैद की दीवारों के भीतर उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया,
भविष्य की योजना बनाई और अपने आंदोलन की दिशा तय की। यही कारण था कि जेल उसके लिए सजा नहीं बल्कि नए राजनीतिक जन्म की जगह बन गई। एक असफल विद्रोही अब खुद को भविष्य का नेता मानने लगा था और अगली बार वो सत्ता तक पहुंचने के लिए अलग रास्ता चुनने वाला था। जेल की शांत लेकिन सीमित दुनिया में एडोल्फ हिटलर के पास पहली बार लंबे समय तक सोचने का अवसर था। असफल विद्रोह के बाद वो समझ चुका था कि केवल बल प्रयोग से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। अब उसे अपने विचारों को शब्दों में ढालना था, ऐसी विचारधारा जो लोगों को आकर्षित करे और आंदोलन को स्थायी दिशा दे सके। इसी दौरान उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैन कैम्फ लिखना शुरू किया, जिसका अर्थ था मेरा संघर्ष। ये केवल आत्मकथा नहीं थी, बल्कि उसके राजनीतिक विश्वासों, व्यक्तिगत अनुभवों और भविष्य की योजनाओं का मिश्रण थी। जेल में उसके सहयोगी रुडोल्फ हेस ने लेखन और संपादन में उसकी मदद की। पुस्तक में उसने अपने बचपन, वियना के अनुभवों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों का वर्णन किया। लेकिन असली महत्व उन विचारों का था जिन्हें वो जर्मनी के भविष्य का समाधान बताता था। उसने चरम राष्ट्रवाद को राष्ट्र की पुनर्स्थापना का आधार बताया और दावा किया कि जर्मनी को फिर से महान बनने के लिए एकजुट और शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। उसने विस्तारवाद की अवधारणा भी प्रस्तुत की, ये विचार कि जर्मनी को जीवित रहने और मजबूत बनने के लिए अधिक भूमि और संसाधनों की जरूरत है। उसके अनुसार राष्ट्र की शक्ति उसके भौगोलिक विस्तार से जुड़ी थी। ये सोच आगे चलकर यूरोप में आक्रामक सैन्य अभियानों का आधार बनी। पुस्तक का सबसे विवादास्पद और खतरनाक हिस्सा नस्लीय सिद्धांत था। उसमें समाज को नस्लों के आधार पर विभाजित करते हुए श्रेष्ठता और शुद्धता की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया। जटिल सामाजिक समस्याओं के लिए उसने सरल लेकिन विभाजनकारी उत्तर प्रस्तुत किए, जिसने कई लोगों को प्रभावित किया लेकिन दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा किए। शुरुआत में ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे नाजी आंदोलन मजबूत होता गया, माइन काम्फ उसके अनुयायियों के लिए वैचारिक मार्गदर्शक बन गई। ये केवल किताब नहीं रही, ये आंदोलन की विचारधारात्मक नींव बन गई। जेल से बाहर निकलते समय हिटलर अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं था। वो असफल विद्रोही से बदलकर योजनाबद्ध राजनीतिक रणनीतिकार बन चुका था। उसने तय कर लिया था कि अगली बार सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बंदूक नहीं बल्कि विचार, प्रचार और जनता की मानसिकता को बदलकर बनाया जाएगा। 1920 के दशक के अंत तक जर्मनी की स्थिति फिर से अस्थिर होने लगी थी। विश्व आर्थिक मंदी ने पूरे यूरोप को झकझोर दिया, लेकिन जर्मनी पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। कारखाने बंद होने लगे, बैंक डूबने लगे और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। सड़कों पर लंबी कतारें थीं, काम की तलाश में, भोजन की तलाश में और उम्मीद की तलाश में। लोकतांत्रिक सरकार लगातार बदल रही थी। संसद में बहसें होती रहीं, लेकिन आम जनता को समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों के मन में ये भावना मजबूत होने लगी कि लोकतंत्र कमजोर है और संकट के समय निर्णायक नेतृत्व देने में असफल है। यही वो परिस्थिति थी जिसने कट्टर राजनीतिक दलों को तेजी से लोकप्रिय बना दिया। एडोल्फ हिटलर ने इस अवसर को समझा। उसने अपने भाषणों में जनता की निराशा को सीधे संबोधित किया। बेरोजगार मजदूरों से रोजगार का वादा करता, सैनिकों से राष्ट्रीय सम्मान लौटाने की बात करता और मध्यम वर्ग से आर्थिक स्थिरता का भरोसा दिलाता। उसके शब्द सरल थे, लेकिन प्रभाव गहरा था। वो जर्मनी को फिर से महान बनाने की बात करता। नाजी पार्टी ने प्रचार को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया। बड़े बड़े जनसभाएं, झंडे, प्रतीक, मार्च और रेडियो भाषण, हर माध्यम से एक ही संदेश फैलाया गया कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। धीरे धीरे नाजी पार्टी संसद में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। हालांकि चुनावों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने अन्य नेताओं को समझौते के लिए मजबूर कर दिया। कई प्रभावशाली लोगों ने सोचा कि हिटलर को सत्ता में शामिल कर लेने से उसे नियंत्रित किया जा सकेगा। ये निर्णय इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में से एक साबित हुआ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। ये सत्ता तक उसकी आधिकारिक और लोकतांत्रिक पहुंच थी। वो व्यक्ति जिसने कभी असफल विद्रोह किया था, अब कानून के माध्यम से सत्ता के शिखर पर पहुंच चुका था। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। लोकतंत्र ने उसे सत्ता दी थी और अब वही सत्ता धीरे धीरे लोकतंत्र के अंत की ओर बढ़ने वाली थी।
चांसलर बनने के बाद एडोल्फ हिटलर ने तुरंत सत्ता को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बाहर से सब कुछ संवैधानिक दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर जर्मनी की लोकतांत्रिक व्यवस्था तेजी से बदल रही थी। उसका लक्ष्य केवल सरकार चलाना नहीं था, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेना था। कुछ ही समय बाद संसद भवन में आग लगी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला बताया और आपातकालीन अधिकार लागू कर दिए। नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गईं। अभिव्यक्ति की आजादी, सभा की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होने लगीं। राजनीतिक विरोधियों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संसद अब बहस का मंच नहीं रही, वो केवल औपचारिक संस्था बनकर रह गई। कानून ऐसे बनाए गए जिनसे सरकार बिना विरोध के निर्णय ले सके। मीडिया पर नियंत्रण स्थापित किया गया। अखबार, रेडियो और सांस्कृतिक संस्थाएं सरकारी प्रचार का माध्यम बनने लगीं। जनता तक वही सूचना पहुंचती जो सत्ता चाहती थी। अलग विचार रखना धीरे धीरे खतरनाक हो गया। भय और प्रचार साथ साथ फैलने लगे। सरकारी तंत्र, न्यायपालिका और प्रशासन को भी नए ढांचे में ढाल दिया गया। सेना, नौकरशाही और सामाजिक संस्थाओं से व्यक्तिगत निष्ठा की अपेक्षा की जाने लगी। राज्य और नेता के बीच अंतर मिटाया जाने लगा, मानो दोनों एक ही हों। 1934 तक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों की शक्तियां अपने हाथ में ले लीं और स्वयं को राष्ट्र का सर्वोच्च नेता घोषित किया। अब सत्ता किसी संस्था या संविधान की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की इच्छा पर आधारित थी। जर्मनी, जो कभी लोकतांत्रिक गणराज्य था, अब पूर्ण तानाशाही राज्य बन चुका था। विरोध की आवाजें दब चुकी थीं, स्वतंत्र संस्थाएं खत्म हो चुकी थीं और राष्ट्र एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा था जहां निर्णय केवल एक नेता करता था और उसके परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले थे। सत्ता स्थापित होने के बाद नाजी शासन ने यह समझ लिया था कि केवल कानून और सेना से शासन लंबे समय तक नहीं चलता। लोगों के मन और सोच पर नियंत्रण अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए प्रचार को शासन का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बना दिया गया। सरकार ने सूचना और संस्कृति को पूरी तरह संगठित रूप से नियंत्रित करना शुरू किया। रेडियो उस समय नया और प्रभावशाली माध्यम था। सस्ते रेडियो सेट जनता तक पहुंचाए गए ताकि हर घर तक सरकारी संदेश पहुंच सके। भाषण, समाचार और संगीत सब कुछ सावधानी से तैयार किया जाता था ताकि राष्ट्र और नेतृत्व की एक विशेष छवि बने। फिल्म उद्योग को भी प्रचार का साधन बनाया गया। सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों और समाचार रीलों में राष्ट्र की शक्ति, अनुशासन और एकता को भव्य रूप में प्रस्तुत किया जाता। विशाल रैलियां, सैनिक मार्च और झंडों से भरे मैदानों की छवियां लोगों के मन में सामूहिक गौरव और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती थीं। पोस्टर, किताबें, स्कूल की पाठ्यपुस्तकें और बच्चों के संगठन तक इस अभियान का हिस्सा बन गए। शिक्षा प्रणाली में भी वही विचार दोहराए जाने लगे जो शासन चाहता था। नई पीढ़ी को बचपन से ही ये सिखाया गया कि राष्ट्र और नेता एक दूसरे से अलग नहीं हैं। प्रचार का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि भावनाएं गढ़ना था। गर्व, भय, आशा और निष्ठा। धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में एक ऐसी छवि बनाई गई जिसमें नेता को राष्ट्र की आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया। आलोचना गायब होने लगी और सवाल पूछना असामान्य माना जाने लगा। समय के साथ कई लोगों ने सत्ता को केवल राजनीतिक संस्था के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत नेतृत्व के रूप में देखना शुरू कर दिया। विशाल सभाओं में हजारों लोग एक साथ नारे लगाते, सलामी देते और एक साझा पहचान महसूस करते। व्यक्ति पूजा का वातावरण बन गया, जहां नेता को अचूक और राष्ट्र का प्रतीक माना जाने लगा। प्रचार की इस शक्ति ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। बाहरी रूप से सब कुछ संगठित, शक्तिशाली और एकजुट दिखाई देता था, लेकिन इसी एकरूपता के भीतर स्वतंत्र सोच धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। ये वो दौर था जब शब्द, चित्र और ध्वनि स्वयं सत्ता के उपकरण बन चुके थे और उनका प्रभाव आने वाले इतिहास को निर्णायक रूप से बदलने वाला था। सत्ता मजबूत होते ही नाजी शासन ने ये सुनिश्चित करना शुरू किया कि किसी भी प्रकार का विरोध जन्म ही न ले सके। इसके लिए केवल प्रचार पर्याप्त नहीं था, भय को भी शासन का हिस्सा बनाया गया। राज्य ने सुरक्षा के नाम पर ऐसी व्यवस्था खड़ी की जिसमें नागरिकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाने लगी।
गुप्त पुलिस व्यवस्था स्थापित की गई, जिसे गेस्टापो कहा गया। इसका काम केवल अपराध रोकना नहीं था, बल्कि राजनीतिक विरोधियों, असहमति रखने वालों और शासन की आलोचना करने वालों की पहचान करना था। लोगों को कभी भी पूछताछ के लिए उठाया जा सकता था। अदालत और कानूनी प्रक्रिया अक्सर औपचारिक बनकर रह जाती थी। धीरे धीरे समाज में डर का वातावरण फैलने लगा। लोग सार्वजनिक स्थानों पर खुलकर बात करने से बचने लगे। पड़ोसी एक दूसरे पर शक करने लगे। कई बार केवल किसी की शिकायत या अफवाह ही गिरफ्तारी का कारण बन जाती थी। विरोध करना अब राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि अपराध माना जाने लगा। इसी समय विशेष बंदी शिविर स्थापित किए गए, जिन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहा गया। शुरुआती दौर में इनका उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और असहमति रखने वाले लोगों को अलग करना बताया गया। लेकिन समय के साथ इन शिविरों का दायरा बढ़ता गया और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसमें बंद किया जाने लगा। इन शिविरों में जीवन अत्यंत कठोर था। कैदियों से जबरन श्रम कराया जाता, उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता और उनके अधिकार लगभग समाप्त कर दिए जाते। राज्य का संदेश स्पष्ट था, शासन के खिलाफ खड़ा होना केवल जोखिम नहीं, बल्कि जीवन के लिए खतरा बन सकता है। भय और नियंत्रण के इस तंत्र ने समाज को बाहर से शांत बना दिया, लेकिन ये शांति स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि डर की थी। लोग आदेश मानते थे क्योंकि विकल्प लगभग समाप्त हो चुके थे। जर्मनी अब केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं, बल्कि ऐसा राज्य बन चुका था जहां सत्ता का आधार विश्वास से अधिक भय पर टिका था, और यही वातावरण आने वाली त्रासदियों की जमीन तैयार कर रहा था। सत्ता पर पूरी पकड़ बनाने के बाद एडोल्फ हिटलर ने अपना ध्यान उस लक्ष्य पर केंद्रित किया जिसे वो लंबे समय से आवश्यक मानता था, जर्मनी को फिर से सैन्य शक्ति बनाना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साय संधि ने जर्मनी की सेना पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। सैनिकों की संख्या सीमित थी, भारी हथियारों पर रोक थी और देश की सैन्य क्षमता लगभग निष्क्रिय कर दी गई थी। नाजी नेतृत्व इसे राष्ट्रीय अपमान मानता था। 1930 के दशक के मध्य से सरकार ने खुलकर पुनः शस्त्रीकरण शुरू किया। नए सैनिक भर्ती किए गए, आधुनिक हथियार बनाए गए और युद्ध उद्योग को तेज गति से विकसित किया गया। बेरोजगारी से जूझ रहे लाखों लोगों को सेना और हथियार निर्माण कारखानों में काम मिलने लगा। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई दिया और कई नागरिकों ने इसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण के रूप में देखा। हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की परवाह किए बिना सैन्य शक्ति बढ़ाना जारी रखा। उसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की और प्रतिबंधित हथियार प्रणालियों का निर्माण शुरू किया। जर्मन सेना, जिसे कभी सीमित कर दिया गया था, अब तेजी से आधुनिक और आक्रामक रूप ले रही थी। इसके साथ ही उसने यूरोप में जर्मन प्रभाव बढ़ाने के कदम उठाए। सीमावर्ती क्षेत्रों पर राजनीतिक दबाव, सैन्य प्रदर्शन और राष्ट्रवादी दावों के माध्यम से वो धीरे धीरे शक्ति संतुलन बदल रहा था। कई देशों ने खतरे को महसूस किया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की भयावह यादों के कारण वे सीधे टकराव से बचना चाहते थे। कूटनीति और समझौते के प्रयास किए गए। उम्मीद थी कि तनाव युद्ध में नहीं बदलेगा, लेकिन नाजी नेतृत्व की महत्वाकांक्षा सीमित नहीं थी। सैन्य परेड, नए हथियारों का प्रदर्शन और राष्ट्रवादी भाषणों ने स्पष्ट संकेत देना शुरू कर दिया था कि जर्मनी केवल रक्षा नहीं, बल्कि विस्तार की दिशा में बढ़ रहा है। दुनिया खतरे को पहचान रही थी, चेतावनियां भी दी जा रही थीं, पर निर्णायक कार्रवाई देर से हुई। जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरह जागा, तब तक जर्मनी सैन्य रूप से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका था। युद्ध की तैयारी लगभग पूरी थी और यूरोप एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहा था जो जल्द ही पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाला था। सितंबर 1939 का महीना यूरोप और पूरी दुनिया के इतिहास में डरावना मोड़ साबित हुआ। हिटलर ने अपने विस्तारवाद के लक्ष्य को कार्य रूप देने के लिए पोलैंड पर हमला किया। ये हमला केवल एक देश पर कब्जा नहीं था, ये एक स्पष्ट संदेश था कि जर्मनी अब सैन्य ताकत से सीमाओं को बदलने और सत्ता को चुनौती देने में सक्षम है। पोलैंड पर अचानक और निर्णायक हमला पूरे यूरोप में हलचल पैदा कर गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। जर्मनी की आक्रामक रणनीति, जिसे ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली युद्ध कहा गया, तेजी से सफल हुई। टैंक, विमान और पैदल सेना का संयोजन पोलैंड की सेना के लिए अभूतपूर्व चुनौती बना। इस हमले ने न केवल सैनिक बल्कि नागरिक जीवन को भी तहस नहस कर दिया। शहर तबाह हुए,
लाखों लोग विस्थापित हुए और डर का माहौल फैल गया। पोलैंड पर नियंत्रण के साथ ही नाजी नेतृत्व ने दिखा दिया कि उसका उद्देश्य केवल सीमित क्षेत्र पर कब्जा नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में प्रभाव और शक्ति स्थापित करना है। जर्मनी की तेजी से बढ़ती सफलता ने अन्य देशों को चेताया, लेकिन हिटलर की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि यूरोप के अधिकांश हिस्से जल्दी ही नाजी नियंत्रण में आने लगे। युद्ध ने धीरे धीरे वैश्विक रूप ले लिया। राजनीतिक गठबंधनों, सैन्य ताकत और रणनीतिक गलतियों ने पूरे महाद्वीप को संघर्ष की जाल में फंसा दिया। यूरोप अब युद्ध की आग में जल रहा था। हिटलर का सपना, शक्तिशाली, एकीकृत और विस्तारवादी जर्मनी, वास्तविकता बन रहा था। लेकिन इस सफलता के पीछे लाखों जीवन और अनगिनत त्रासदियां छिपी थीं, जिन्हें दुनिया जल्द ही भुगतेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही हिटलर की आक्रामक रणनीति पूरी गति से चल पड़ी। पोलैंड पर सफल कब्जे के तुरंत बाद जर्मनी ने पश्चिमी यूरोप की ओर रुख किया। फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे जैसे देश बहुत कम समय में नाजी नियंत्रण में आ गए। इन जीतों ने न केवल यूरोप को हिला दिया, बल्कि हिटलर और उसकी सेना की छवि को अजेय बना दिया। जर्मन सेना की सफलता का मुख्य आधार ब्लिट्जक्रेग रणनीति थी। टैंकों, विमानों और पैदल सेना के संयोजन ने विरोधी सेनाओं को आश्चर्यचकित कर दिया। शहरों पर तेजी से कब्जा, पुलों और रेलवे को नियंत्रित करना और विरोध को जल्दी दबाना, ये सभी युद्ध की नई शैली बनी। इन जीतों ने हिटलर के लिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक लाभ भी पैदा किया। जनता और सेना में आत्मविश्वास बढ़ा और उसके विरोधियों में डर फैल गया। उसकी छवि केवल शक्तिशाली नेता की नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति बन गई जो असंभव को भी संभव कर सकता था। युद्ध की शुरुआती सफलता ने जर्मनी को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा दिलाया। अन्य राष्ट्रों ने न केवल उसकी रणनीति की सराहना की, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा और विस्तारवाद से गंभीर खतरा भी महसूस किया। लेकिन इन जीतों के साथ ही नाजी योजना में एक गहरा अंधेरा छिपा था। हर विजय के पीछे नागरिकों का जीवन संकट में पड़ा। शहरों की बर्बादी बढ़ी और युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति मजबूत हुई। हिटलर की अजेय छवि ने यूरोप को एक डरावनी वास्तविकता की ओर धकेल दिया, जहां शक्ति के साथ भय और अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। 1941 का साल हिटलर और पूरे विश्व युद्ध के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पहले से ही यूरोप में अपनी जीतों के बाद हिटलर ने अपनी महत्वाकांक्षा को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। सोवियत संघ पर हमला, इसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया। उसने सोचा कि विशाल सोवियत साम्राज्य को कुछ ही महीनों में परास्त किया जा सकता है, लेकिन ये निर्णय उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुआ। जर्मनी ने सैकड़ों हजारों सैनिकों को पूर्वी मोर्चे पर भेजा। टैंक, विमान और पैदल सेना का पूरा बल सोवियत सीमाओं पर केंद्रित किया गया। शुरुआती हमले बेहद सफल दिखे। शहरों और गांवों पर तेजी से कब्जा किया गया और सोवियत सेना को आश्चर्य हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि हिटलर ने मौसम, भौगोलिक दूरी और सोवियत क्षमता का मूल्यांकन सही से नहीं किया था। सर्दियों का समय और विशाल भूमि ने जर्मन सैनिकों को चुनौती दी। आपूर्ति लाइनें लंबी हो गईं, भोजन और ईंधन की कमी शुरू हुई। साथ ही सोवियत सेना ने भारी प्रतिरोध शुरू किया। युद्ध तेजी से लंबा और खतरनाक बन गया। लाखों सैनिक दोनों पक्षों से मारे गए और युद्ध ने अब मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इस फैसले ने न केवल जर्मनी की सेना को थकाया, बल्कि हिटलर की अजेय छवि को भी कमजोर करना शुरू कर दिया। पूर्वी मोर्चा वो जगह बन गया जहां जीत मुश्किल होने लगी और जर्मनी का ध्यान दो मोर्चों पर बंटने लगा। हिटलर की लालच और आक्रामक रणनीति ने जर्मनी को एक ऐसे जटिल युद्ध में धकेल दिया जिसे रोक पाना अब लगभग असंभव था। सोवियत संघ पर हमला न केवल सैन्य दृष्टि से गलत साबित हुआ, बल्कि इसके राजनीतिक और मानव लागत भी भयंकर रहे। लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए, शहर तबाह हुए और युद्ध की धार अब वैश्विक बन चुकी थी। ये निर्णय इतिहास में हिटलर की सबसे बड़ी भूलों में गिना जाने लगा और इसी भूल ने उसके साम्राज्य की नींव हिला दी। हिटलर के शासन का सबसे काला अध्याय मानवता के इतिहास में हॉलोकॉस्ट के रूप में दर्ज है। नाजी विचारधारा की नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा ने यहूदियों, रोमा, सत्तावादी विरोधियों, मानसिक रूप से अस्वस्थ और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को उनके जीवन का हक देने से इनकार किया। उनका मानना था कि समाज की शुद्धता के लिए इन लोगों का अस्तित्व खतरा है। इस उद्देश्य के लिए नाजियों ने व्यापक और योजनाबद्ध नरसंहार की व्यवस्था की।
कॉन्सेंट्रेशन कैंप और एक्सटर्मिनेशन कैंप बनाए गए। उनमें लाखों लोगों को जबरन ले जाया गया। वहां कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। पर्याप्त भोजन नहीं, कठोर श्रम और भयानक यातनाएं। धीरे धीरे इन कैंपों में मृत्युदंड और गैस चैम्बर का प्रयोग शुरू हुआ। युद्ध के दौरान ये नरसंहार और भी व्यापक रूप ले गया। ट्रेनें लोगों को दूर दराज के कैंपों तक ले जाती और लाखों निर्दोष लोग हत्या का शिकार हुए। केवल यहूदियों की संख्या में करोड़ों लोग मारे गए। महिला, पुरुष और बच्चे सभी इसके दंश झेलते रहे। हॉलोकॉस्ट ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये मानवता के खिलाफ सुनियोजित, व्यवस्थित और अंधकारमय अत्याचार था। इसे न केवल जर्मनी की गलती बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतावनी माना गया कि जातिवाद, घृणा और अंधविश्वास किस हद तक विनाशकारी हो सकते हैं। इस अंधेरे अध्याय ने ये स्पष्ट कर दिया कि सत्ता और विचारधारा के गलत उपयोग से इंसान इंसानियत को कैसे मिटा सकता है। लाखों जीवन नष्ट हुए, लेकिन उनकी याद और पीड़ा आज भी मानवता को ये सीख देती है कि समानता, सहिष्णुता और न्याय के बिना समाज कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। 1944 तक हिटलर का अजेय साम्राज्य अब कमजोर पड़ने लगा था। पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना ने लगातार प्रगति की। पश्चिम में मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी के तट पर सफल लैंडिंग की और दक्षिण से इटली पर कब्जा बढ़ रहा था। जर्मनी चारों ओर से घिर चुका था और उसकी सेना थक चुकी थी। आर्थिक और सैन्य संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे थे। शहरों में बमबारी और लूटपाट आम हो गई थी। बर्लिन, जो कभी शक्ति और गर्व का प्रतीक था, अब युद्ध और तबाही का केंद्र बन चुका था। नागरिकों का जीवन मुश्किल हो गया था और सेना भी लगातार पीछे हट रही थी। हिटलर के लिए स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसकी रणनीतियां अब काम नहीं कर रही थी और निर्णय लेने की क्षमता तनाव और असफलताओं के कारण प्रभावित हो रही थी। साम्राज्य का विस्तार लगातार सिकुड़ रहा था और मित्र राष्ट्रों की अग्रिम सेनाएं जर्मनी की हर बड़ी शहर की ओर बढ़ रही थीं। सत्ता और प्रचार के बावजूद हिटलर अब केवल डर और अवशेष शक्ति पर निर्भर था। उसकी छवि अजय नेता की नहीं रही। अब ये स्पष्ट हो गया था कि उसका साम्राज्य बिखर रहा है। लाखों सैनिक और नागरिक अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे और इतिहास का सबसे खतरनाक तानाशाह धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। अप्रैल 1945 का बर्लिन युद्ध की आग में जल रहा था। सोवियत सैनिक शहर के भीतर प्रवेश कर चुके थे और जर्मनी की हार अब केवल समय की बात थी। हिटलर का साम्राज्य, जो कभी अजेय और भयावह दिखाई देता था, अब पूरी तरह टूट चुका था। अपने बंकर में घिरा हिटलर ये समझ चुका था कि कोई भी शक्ति उसे अब बचा नहीं सकती। अप्रैल के अंतिम दिनों में उसने आत्महत्या कर ली। इस कदम के साथ ही नाजी साम्राज्य का राजनीतिक और सैन्य अस्तित्व समाप्त हो गया। जर्मनी में सत्ता का नियंत्रण मित्र राष्ट्रों के हाथों में चला गया और युद्ध की त्रासदी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ी। लेकिन हिटलर की विरासत केवल युद्ध और मौत तक सीमित नहीं रही। उसने दुनिया को ये सिखाया कि अंध राष्ट्रवाद, नस्लीय श्रेष्ठता का भ्रम, घृणा और तानाशाही कितनी विनाशकारी हो सकती है। लाखों निर्दोष जीवन खो गए, शहर बर्बाद हुए और मानवता गहरे संकट में पड़ गई। इतिहास ने ये स्पष्ट किया कि शक्ति का प्रयोग केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और नफरत के लिए किया जाए तो वो समाज और पूरी दुनिया के लिए घातक बन सकता है। हिटलर का जीवन और शासन मानवता के लिए एक स्थायी सबक बन गया, चेतावनी कि लोकतंत्र, समानता और सहिष्णुता की रक्षा करना हर पीढ़ी का कर्तव्य है। इस तरह एडोल्फ हिटलर का साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसके कार्यों की याद और उसका सबक सदियों तक मानव इतिहास में जीवित रहेगा। जब नेता को अचूक माना जाता है और उसकी आलोचना असंभव हो जाती है, तो लोकतंत्र धीरे धीरे मर जाता है। जब जनता सवाल करना छोड़ देती है, सत्य पर प्रश्न नहीं उठाती, तो इतिहास त्रासदी की किताब बन जाता है। एडोल्फ हिटलर केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो चेतावनी थी। चेतावनी की अंध राष्ट्रवाद, घृणा और तानाशाही किस तरह मानवता को तबाह कर सकती है। उसका जीवन और शासन हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्र सोच, समानता और न्याय की रक्षा हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, नई खोज
और नई चेतना के साथ।